जब उन्होंने आकाश राज के आदेश सुने तो उनके दो अनुचर समूह के अंत की ओर केवल अपनी गर्दनें उठाने के लिए ही आगे बढ़ सके। आदर्श और ज्योति को देखकर उन्हें अजीब लगा। स्वर्गयुग दुनिया ऐसी थी जहां ताकत का बहुत महत्व था। पहले उन्होंने आदर्श के सामने अपनी धाक जमाई थी, लेकिन अब हकीकत ये साबित कर चुकी थी कि आदर्श उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसलिए जब वे आदर्श के पास होते थे तो उनका सामना करने की हिम्मत नहीं होती थी। इस समय आदर्श 10 से ज्यादा विदेशी भित्ति चित्रों पर बने चित्रों को ध्यान से देख रहा था। देखने के लिए आए दो नौकरों की बात करें तो उसने उन्हें एक नजर देखने के अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों नौकर अजीब तरह से आदर्श के पीछे खड़े थे। उनकी नजर आदर्श से होते हुए भित्ति चित्रों पर पड़ी, जैसे वे चित्रों को समझने की कोशिश कर रहे हों। हालांकि वे कितना भी घूरते रहे, वे कुछ भी समझ नहीं पाए। वे साधारण से दिखने वाले भित्ति चित्र थे और पहले देखे गए भित्ति चित्रों से कुछ अलग नहीं लग रहे थे। फिर भी आदर्श यहां बहुत देर से खड़ा था। बड़े भाई आकाश राज, वो बच्चा रहस्यमयी बनने का नाटक कर रहा है, उसमें कुछ भी खास नहीं है। दोनों नौकरों ने अपनी आवाज आकाश राज तक पहुंचाई, लेकिन आकाश राज ने भौहें चढ़ाई और चुपचाप गाली दी, कचरा। वो पछताने के बजाय गलत होना पसंद करेगा, इसलिए वो आदर्श की ओर चल पड़ा। जैसे ही आकाश राज आगे बढ़ा, उसने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बहुत सारे लोग आकाश राज के पीछे पीछे उसकी हलचल में शामिल होने के लिए चल पड़े। आदर्श, ज्योति की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये लोग मक्खियों की तरह परेशान करने वाले थे। आदर्श ने कुछ नहीं कहा। अब तक वो ये नहीं बता पाया था कि 10 से ज्यादा विदेशी भित्ति चित्रों के पीछे क्या राज है, इसलिए उसे इस बात का डर नहीं था कि इसने दूसरों का ध्यान खींचा होगा। आकाश राज ने आदर्श की तरफ एक नजर डाली और एक शांत और ठंडी मुस्कान बिखेरी। हालांकि ये मुस्कान आकाश राज ने जानबूझकर दिखाई थी, ताकि ये जोर दे सके कि वो पहले आदर्श से नहीं हारा था। क्या आप इतने लंबे समय तक वंचित लोगों के लिए बनाए गए भित्ति चित्रों का अध्ययन कर सकते हैं? आकाश राज ने हल्के से कहा। हालांकि उसकी नजर लगातार 10 से ऊपर के अनोखे भित्ति चित्रों पर टिकी हुई थी। आकाश राज जैसे घमंडी इंसान के लिए अगर उसे किसी के पीछे पीछे जाकर उसका बचा हुआ खाना भी उठाना पड़े तो भी वो अपनी श्रेष्ठता बनाए रखेगा। आदर्श ने हल्के से हंसते हुए कहा, अगर तुम इसे देखना भी चाहो तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम इतने पाखंडी क्यों हो? ये कहने के बाद आदर्श जाने लगा, मानो उसने 10 से अधिक विदेशी भित्ति चित्रों में सारी रुचि खो दी हो। आकाश राज एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये बच्चा यूं ही चला गया? क्या वो उसे बेवकूफ बना रहा था? जानबूझकर रहस्यमय अभिनय कर रहे हो? आकाश राज ने शाप दिया। हालांकि उसे शक था कि आदर्श जानबूझकर खुद को बहलाने के लिए कोई खोज करने का नाटक कर रहा है। फिर भी आकाश राज ने 10 से ज्यादा अनोखे भित्ति चित्रों को शुरू से अंत तक ध्यान से और गंभीरता से देखा। उसने अपनी समझ को उन पर बार बार शोध करने के लिए भी इस्तेमाल किया। इस समय उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। एक अवसर प्राप्त करना उसके लिए कहीं अधिक मूल्यवान था। हालांकि उन्हें 30 सेकंड से ज्यादा समय तक घूरने के बाद, जहां उन्होंने 10 से ज्यादा विदेशी भित्ति चित्रों को कई बार देखा, आकाश राज निराश हो गए। भित्ति चित्रों में कुछ भी खास नहीं था। इससे आकाश राज को यह विश्वास हो गया कि आदर्श ने उसे धोखा दिया है। उसने ऊपर देखा और आदर्श को ज्योति के साथ देखा। वे लगभग सीढ़ी के अंत में थे और पहले स्तर में प्रवेश करने वाले थे। भाड़ में जाए वो कमीना, आकाश राज गुस्से से गाली देते हुए बोला। उस लड़के ने मुझे धोखा दिया। शायद वो टॉवर में सबसे पहले घुसकर ईश्वरीय आगमन मीनार में मिलने वाले मौके हासिल करना चाहता है। हमें कैच करने की आवश्यकता है। आकाश राज ने हाथ हिलाया और बाकी लोग उसके साथ सीढ़ियां चढ़ गए। उन्हें पीछे छूट जाने का डर था। क्या होगा अगर ईश्वरीय आगमन मीनार में कुछ अद्भुत हो? आदर्श, वे भी ऊपर आ रहे हैं, ज्योति ने आदर्श से कहा। आदर्श को कोई आपत्ति नहीं थी। उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय तक वो सीढ़ियों के अंत तक पहुंच चुका था। यहां हथेली के आकार का दरवाजा आखिरकार अपनी असली शक्ल दिखा रहा था। ये इतना बड़ा था कि अगल बगल खड़े दसियों लोग अंदर आ सकते थे। बड़े दरवाजे से एक चमकीला भव्य हॉल दिखाई देता था। इस भव्य हॉल में महान महारानी के रहस्यमय राज्य जैसी साधारण प्राचीन शैली नहीं थी, बल्कि ये आलीशान और भव्य लग रहा था। भव्य हॉल में 12 कुंडलित ड्रैगन स्तंभ थे। वे गुंबद तक ऊंचे उठे हुए थे। स्तंभों के भीतर अनेक दिव्य पत्थर और अवशेष जड़े हुए थे। ये अवशेष संभवतः भव्य हॉल की संरचना के लिए ऊर्जा के स्रोत रहे होंगे। दरवाजे से आने वाली प्रकाश की किरणें इन अवशेषों से ही निकली होंगी, आदर्श ने कहा। वह महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की भव्यता पर अचंभित था। आदर्श और ज्योति के भव्य हॉल में प्रवेश करने के बाद आकाशराज और कंपनी भी जल्दी से अंदर आ गई थी। उन्हें डर था कि वे हार जाएंगे। भव्य हॉल को देखकर सभी लोग दंग रह गए। यदि वे अवशेषों को ले जा सकें तो यह इन साधकों के गुटों के लिए अकल्पनीय धन होगा। हालांकि अवशेष कुंडलित ड्रैगन स्तंभों में जड़े हुए थे। प्रत्येक स्तंभ की सतह पर एक सुरक्षात्मक घेरा था, इसलिए वे केवल अवशेषों को ही देख सकते थे। इन 12 कुंडलित ड्रैगन स्तंभों के बीच में एक बैंगनी सुनहरी वेदी थी।
वेदी पर प्राचीन धातु की डिस्कें सजी हुई थीं। धातु की डिस्कों पर विभिन्न जटिल रूनिक रेखाएं उकेरी गई थीं। वे प्राचीन महान महारानी के युग की डिस्क सारणी थीं। हालांकि इन्हें बहुत पहले बनाया गया था, फिर भी डिस्क एरे के चारों ओर एरे रून्स की रंगीन धाराएं बहती रहती थीं। इसका मतलब था कि इन्हें अब भी कभी भी सक्रिय किया जा सकता था। लोग उत्तेजित थे। ऐसा लग रहा था मानो ईश्वरीय आगमन टॉवर के पहले तल पर मौजूद अफसर इन डिस्क एरे में बंद थे। आदर्श ने डिस्क एरे को छूने से पहले थोड़ा संकोच किया। सावधान, ज्योति ने किनारे से चेतावनी दी। आदर्श ने अपना सिर हिलाया। ये ठीक है। आदर्श की उंगलियों ने धीरे से एक डिस्क सरणी पर टैप किया। तुरंत आदर्श को लगा जैसे उसने शांत पानी की सतह को हिला दिया हो। खाली शून्य में लहरें उठने लगीं। डिस्क सरणी धीरे धीरे घूमने लगी और उसने एक विशाल छवि प्रक्षेपित करना शुरू कर दिया। वो एक विशाल समुद्र था। उसका पानी हल्के लाल रंग का दिखाई दे रहा था। अगम्य समुद्र। लोग घबरा गए। सबसे ज्यादा संभावना यही थी कि यह समुद्र स्वर्गयुग दुनिया से घिरा हुआ, पार न किया जा सकने वाला समुद्र था, जिसका कोई स्वर्ग या पृथ्वी युआन क्यूई नहीं था। लाल सागर का पानी अंतहीन था। हालांकि ये एक डिस्क एरे का प्रक्षेपित प्रतिबिंब था, फिर भी वहां मौजूद लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे समुद्र की ओर देखते हुए उस अथाह सागर के ऊपर तैर रहे हों। यह दृश्य प्रभाव अवर्णनीय था। तभी समुद्र के पानी की सतह पर ढेर सारे बुलबुले उभर आए। बुलबुलों का कोई अंत नहीं था। बड़े बुलबुले घरों के आकार के थे। इससे कई लोग घबरा गए। पानी की सतह के नीचे एक विशाल काली आकृति दिखाई दी। वो क्या है? लोग खुद को कुछ कदम पीछे हटने से नहीं रोक पाए। हालांकि उन्हें पता था कि जो कुछ भी उन्होंने देखा वो एक भ्रम था, फिर भी वो दमनकारी भावना असाधारण थी। आखिरकार काली आकृति पानी की सतह से बाहर निकली। ये एक विशालकाय जीव था जो चट्टान जैसा दिखता था। इसका शरीर कम से कम 50 किलोमीटर चौड़ा था। जब ये पानी से ऊपर उठा तो पानी की एक बड़ी मात्रा झरने की तरह नीचे की ओर बहने लगी। ये देखकर ऐसा लगा जैसे पानी की सतह पर अचानक कोई पहाड़ उभर आया हो। क्या ये एक उजाड़ जानवर है? अगम्य सागर का एक उजाड़ जानवर। साधकों ने एक दूसरे की ओर देखा और वे बेहद घबरा गए। कई लोगों के लिए ये अभेद्य सागर बेहद रहस्यमय था। यहां तक कि महान सम्राट भी इसकी गहराई में नहीं जा सकते थे, इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि अभेद्य सागर की गहराई में क्या है। अब जो विशाल चट्टान दिखाई दी थी, उसका क्या दर्जा था? क्या वो कोई आदिम सच्ची आत्मा थी? साधक कुछ नहीं बता पाए। जहां तक उन्हें पता था, आदिम सच्ची आत्माएं ही उजाड़ जानवरों की सबसे ऊंची श्रेणी थीं। उन्हें नहीं पता था कि इससे ऊपर भी कोई श्रेणी होती है या नहीं। चट्टान के प्रकट होने के बाद आकाश में एक दिव्य किरण चमकी। इस दिव्य किरण ने अंतरिक्ष को ही चीर दिया। एक काले कवच वाला योद्धा प्राचीन कांस से भाले से लैस होकर अंतरिक्ष में फटे हुए स्थान से बाहर निकला। तीव्र घातक क्यूई ने आकाश में एक विशाल पथ बना दिया। काले कवच वाला योद्धा एक काले युद्ध घोड़े पर सवार था। युद्ध घोड़े की आंखें रक्त सी लाल थीं। उसके खुरों के चारों ओर बिजली और आग चमक रही थी। वो एक पौराणिक दुस्वप्न जनित जानवर जैसा लग रहा था। युद्ध का घोड़ा जानलेवा क्यूई पथ पर कदम रखते ही हिनहिनाया। वो हवा में सरपट दौड़ा, जबकि काले कवच वाला योद्धा अपना भाला थामे सीधे चट्टान पर टूट पड़ा। ये एक युद्ध था। जब लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे दंग रह गए। एक काले कवच वाला योद्धा, एक भाला और एक घोड़ा, एक अज्ञात श्रेणी के आदिम राक्षस से लड़ रहा है। काले कवच वाला घुड़सवार लंबा और हट्टा कट्टा था। भाला भारी था, लेकिन 50 किलोमीटर चौड़ी विशालकाय चट्टान के सामने वो किसी इंसान के लिए सुई की तरह नगण्य था। ऐसे हथियार से कोई शैल राक्षस को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? जैसे ही ये विचार साधक के मन में कौंधा, काले कवचधारी योद्धा ने अपनी चाल चल दी। जैसे जैसे वो युद्ध के घोड़े पर सवार होता गया, उसकी आक्रमण गति भी बढ़ती गई। उल्का पिंड की तरह वो चट्टान की पीठ पर टूट पड़ा। उसने अचानक अपना युद्ध भाला भौंक दिया। बस एक ही वार से शून्य फट गया। उसकी शक्तिशाली शक्ति ने अभेद्य सागर में विशाल लहरें पैदा कर दी। समुद्र का पानी डूब गया और सागर की एक घाटी बन गई। इस प्रहार ने अभेद्य सागर को 2 भागों में बांट दिया था। इससे समुद्र में छिपे विशालकाय शैल राक्षस के शरीर के बाकी हिस्सों का भी पता चला। काले कवचधारी योद्धा के प्रहार ने शैल राक्षस के शरीर को चीर दिया था। उसी क्षण दुनिया में सन्नाटा छा गया, क्योंकि शैल राक्षस की पीठ पर एक विशाल खूनी गड्ढा बन गया। खून की एक धारा फूटते ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी, सीधे बादलों में जा गिरी। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जीवन और मृत्यु का एक प्रबल भय उन पर छा गया। उस प्रहार ने स्पष्ट रूप से चट्टान को छेद दिया था, लेकिन सभी को लगा कि ये प्रहार उन्हें छेद गया है। वे बच नहीं सकते थे। यहां तक कि उनके शरीर भी आभा से जकड़े हुए थे। वे जरा भी हिल नहीं सकते थे। उनके रक्त प्रवाह और हृदय की धड़कनें इस प्रहार से प्रभावित थीं। उनके सामने सब कुछ गायब हो गया। सिर्फ उस लंबे भाले का हमला पथ बचा जो दुनिया को चीरता हुआ निकल गया था।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई काली बिजली पूरे आसमान में छा गई हो। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे बिजली की कैद में हो और सांस लेना उनके लिए नामुमकिन हो गया हो। समुद्र की सतह पहले से ही शैल राक्षस के खून से लाल रंग में रंगी हुई थी। ये भयावह लग रहा था, भयानक। पैंथर लेडी घुरघुराई और कुछ कदम पीछे हट गई। इस पीछे हटने के साथ ही उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे वो उस गहरे एहसास से बाहर आ गई हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर थोड़ा थोड़ा और अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। किसी को नहीं पता था कि काले कवच वाले योद्धा का साधना स्तर क्या था। शायद वह कोई महान सम्राट नहीं था, बल्कि ये कहा जा सकता था कि वो शेन्तु कुलपति जैसे महान सम्राटों से कोसों दूर था। इस स्तर का युद्ध देखने का अवसर मार्शल आर्ट की उनकी समझ के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। ये वाकई एक शानदार अवसर था। हालांकि इस चाल के नियम बहुत गहरे थे। विभिन्न गुटों के कनिष्ठ लोग इसमें से कोई गहरा रहस्य नहीं समझ पा रहे थे। अब वे डिस्क सरणी की छवियों को भी सहन नहीं कर पा रहे थे। पैंथर लेडी के पीछे कई लोग भी पसीने से लथपथ सिर के साथ पीछे हट गए। इनमें आकाशराज और उसके कुछ गुर्गे भी शामिल थे। आकाशराज के लिए इस दबाव को सहना आसान था, लेकिन उसे भी इससे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। युद्ध का स्तर उसके क्षेत्र से कहीं अधिक था। कितना भयानक इंसान है, कितना भयानक वीरान जानवर है। उनकी पहचान या अस्तित्व क्या है? काले कवच वाला वो योद्धा स्पष्ट रूप से प्राचीन महान महारानी नहीं था। उसकी छवि महान महारानी के रहस्यमय लोक में क्यों छोड़ दी गई? अभिलेखों के अनुसार स्वर्गयुग विश्व के इतिहास में कुछ ही अद्वितीय महान सम्राट हुए और किसी भी पीढ़ी में अधिकतम एक ही सम्राट हुआ। अधिकांशतः एक भी अद्वितीय महान सम्राट नहीं हुआ। तो फिर उस काले कवचधारी योद्धा का साधना स्तर क्या था? क्या वो एक अद्वितीय महान सम्राट की उपाधि के भी योग्य नहीं था? कितना भयानक इंसान है, कितना भयानक वार है। हम तो उसके घोड़े का भी मुकाबला नहीं कर सकते, उसका तो कहना ही क्या। आकाशराज की आंखों में अभी भी आश्चर्य का भाव था। न केवल उनके जैसे कनिष्ठ, बल्कि यदि उनके परिवार के बड़े बुजुर्ग भी ऐसा हमला देखें तो उन्हें आश्चर्य होगा। यदि कोई उस हमले से थोड़ी सी भी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सके तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। हालांकि ये बहुत कठिन लग रहा था। आकाशराज पहले की तस्वीरें देखकर हैरान रह गया। बाकी किसी भी चीज के बारे में वो कुछ भी समझ नहीं पाया। ओ, ज्योति! आकाशराज ने ज्योति की ओर देखा, जो अभी भी बर्फ से भी ज्यादा सफेद पोशाक पहने हुए थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक वो डिस्क व्यू के प्रक्षेपण में डूबी हुई थी। उसका हाथ अभी भी तलवार पर कसकर जकड़ा हुआ था और उसका शरीर तनावग्रस्त था। लगभग 6 सेकंड बाद ज्योति के पास अपनी आंखें बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। जब उसने फिर से आंखें खोली तो उनमें बुद्धिमत्ता की एक झलक थी। ये एक चिंतनशील नजर थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई हो। ये औरत, आकाशराज ने थोड़ा सा मुंह बनाया। उसके जैसे किसी और राक्षस की तुलना में वो लगातार दबाव में था। उसे यकीन नहीं था कि ज्योति को वाकई कोई अंतर्दृष्टि मिली है या नहीं। इस अज्ञातता ने उसे बहुत दबाव में डाल दिया। अन्य डिस्क सरणियां भी हैं। वेदी पर कई चक्राकार आकृतियां थीं। इस समय आकाशराज ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। वो अपने लिए सबसे उपयुक्त चक्राकार आकृति चुनने में सबसे आगे रहना चाहता था। आकाशराज को वेदी की ओर दौड़ते देख बाकी लोग भी वहां जमा हो गए। वे अपने लिए उपयुक्त डिस्क सरणी ढूंढना चाहते थे। कम से कम हथियार तो वही होना चाहिए था। आदर्श, क्या आप एक को चुनने वाले नहीं हैं? ज्योति ने पूछा। आदर्श ने गहरी सोच में डूबे हुए अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा, मिस ज्योति, क्या आपको ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि वो काले कवच वाला योद्धा कौन है? हो सकता है कि वो महान महारानी के जमाने का रहा हो। फिर इतिहास की किताबों में उसका कोई जिक्र क्यों नहीं है? क्या वो प्राचीन महान महारानी का मित्र है, शिष्य, गुरु या शायद शत्रु? आदर्श ने महसूस किया कि महान महारानी रहस्यवादी क्षेत्र ने न केवल प्राचीन महान महारानी की विरासत को पीछे छोड़ दिया, बल्कि इसमें प्राचीन महान महारानी के रहस्य भी शामिल थे। वो संभवतः प्राचीन युग का गुप्त इतिहास था। एक विशाल चट्टान जो अभेद्य सागर में रहती थी और एक काले कवचधारी योद्धा जो हाथ में एक प्राचीन भाला लिए एक दोह स्वप्न रूपी जानवर पर सवार था। प्राचीन युग में इन अस्तित्वों की क्या भूमिकाएं थीं? आदर्श के मन में ऐसे ही विचार थे, लेकिन इस समय समूह के बीच एक अनदेखे कोने में सांवले रंग के युवक की आंखों में एक अजीब सी चमक चमक उठी जब वो छवि डिस्क सरणिया को देख रहा था। भव्य हॉल में वो काला युवक भूत की तरह सबको देख रहा था। उसके चारों ओर प्रकाश की किरणें थोड़ी विकृत हो रही थीं, जिससे उसका शरीर पूरी तरह छिप गया था। काले रंग के इस युवक का मूल्यांकन लक्ष्य को पूरा करने में विफल था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसने इतने कम समय में महान महारानी रहस्यवादी क्षेत्र की मान्यता कैसे प्राप्त कर ली। सांवले रंग के युवक की नजर उन दोनों ग्रैंड मास्टर उपाधि वाले धूसर वस्त्रधारी युवकों पर पड़ी। फिर उसने ज्योति की ओर देखा
और अंततः उसकी नजरें काफी देर तक आदर्श पर टिकी रहीं। जब वो दूसरों को घूरता था तो उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी, लेकिन जब उसने आदर्श पर ध्यान केंद्रित किया तो उसके होठों पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान उभर आई और आदर्श ने अचानक उसकी ओर देखा। क्या हुआ? जब ज्योति ने आदर्श को अपना सिर घुमाते देखा तो उसने उत्सुकता से पूछा। भव्य हॉल के अंदर कुंडलित ड्रैगन स्तंभों और वेदी के अलावा और कुछ नहीं था। क्या आदर्श ने कुछ देखा होगा? आदर्श ने पास ही एक कोने की ओर देखा। वो पूरी तरह खाली था, वहां कुछ भी नहीं था। आदर्श ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। वो ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील था और उस खाली जगह में स्पष्ट रूप से एक अदृश्य ऊर्जा स्रोत मौजूद था। वहां एक व्यक्ति है। आदर्श के मन में ऐसा ही विचार आया, लेकिन जल्द ही उसने अपना सिर पीछे घुमा लिया। उसने आगे नहीं देखा। उसे नहीं पता था कि वो व्यक्ति कौन था। चूंकि वो आकाशराज की नजरों से ओझल था, इसका मतलब था कि उस व्यक्ति की ताकत निस्संदेह आदर्श से कहीं ज्यादा थी। ऐसे व्यक्ति के लिए जो छिपने का इरादा रखता था, कोई नहीं जानता था कि उसके इरादे क्या थे। खैर, आदर्श उसे देखता ही नहीं रहा, वरना वो दूसरे पक्ष को पता चल जाता। उसने ध्यान दिया। सांवला युवक आदर्श को देखकर कुछ हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदर्श की सरसरी निगाहें महज इत्तेफाक थीं या नहीं। उसने सोचा भी नहीं था कि आदर्श जैसे कनिष्ठ साधक को उसकी उपस्थिति का पता चल पाएगा। इस समय आकाशराज और कंपनी ने डिस्क एरे का चयन करना शुरू कर दिया था। अनेक डिस्क एरे सक्रिय हो रहे थे, जिससे विविध प्रकार के दृश्य उत्पन्न हो रहे थे। हर डिस्क सरणी में किसी विशेषज्ञ द्वारा निर्जन जानवरों के साथ युद्ध का वर्णन नहीं था। कुछ डिस्क सरणी में कानूनों के रहस्य, प्राचीन महान सम्राटों के प्रशिक्षण सत्र और युद्ध के दृश्य शामिल थे। ये प्राचीन महान सम्राट अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन वे पहले के काले कवचधारी योद्धा की तुलना में बहुत कमजोर थे। ये इस तथ्य से सबसे अधिक स्पष्ट था कि जब विभिन्न साधकों ने डिस्क व्यूहों को देखा तो उन्होंने जो दबाव महसूस किया वो पहले वाले जितना मजबूत नहीं था। दबाव कम था और नियम भी उतने गहरे नहीं थे। वे किसी भी चीज के बारे में बमुश्किल ही कोई जानकारी हासिल कर पाते थे। इससे बहुत से लोग बहुत खुश हुए और इसी क्षण महान साम्राज्ञी रहस्य लोक की भावशून्य आवाज गूंजी। तुम में से प्रत्येक को 2 चक्राकार पदार्थ चुनने के लिए 1 घंटा दिया गया है। उनके चुने जाने के बाद वेदी को चक्राकार पदार्थों से बंद कर दिया जाएगा। ओह, सिर्फ 2 ही चुने जा सकते हैं? किसान थोड़े स्तब्ध रह गए। उनमें से कई को इस बात पर दया आ रही थी कि वे खजाने की भूमि में प्रवेश करने के बाद सारा खजाना लेकर वापस नहीं लौट पा रहे थे और केवल 2 ही चुने जा सकते थे। वे कैसे चुने? वहां बहुत सारी डिस्क एरे थीं, इसलिए उन डिस्क एरे से डरने की कोई जरूरत नहीं थी जिन्हें वे छीनना चाहते थे। हालांकि 1 घंटा बहुत कम समय था। ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण था। ये न केवल उन्हें मिलने वाले अवसरों पर निर्भर था, बल्कि इस परीक्षण के परिणामों पर भी इसका असर पड़ा। अगर उन्होंने सही चुनाव नहीं किया तो महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में उनका अभियान समाप्त हो जाएगा। कुलवंत और आकाशराज जैसे लोग बेहद सतर्क और संकोची थे। आकाशराज ने काले कवच वाले योद्धा की डिस्क व्यू छवियों को एक बार देखने के बाद उसे दोबारा देखा। विशाल अभेद्य सागर में विशाल शैल राक्षस और काले कवच वाले योद्धा के प्रकट होने से उत्पन्न भयानक दबाव को सहन करना आकाशराज के लिए मुश्किल था। भले ही वो इसे कुछ सेकंड तक मुश्किल से सहन कर पाया, लेकिन काले कवच वाले योद्धा के हमले के रहस्य से वो कुछ भी नहीं समझ पाया। अंतर बहुत बड़ा था। ये डिस्क सरणी। आकाशराज काले कवचधारी योद्धा की चक्राकार वस्तु को जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो अत्यंत मूल्यवान थी। हालांकि वो बहुत कठिन भी थी। अगर वो लापरवाही से उसे चुनता तो न केवल उसे कुछ समझ नहीं आता, बल्कि वो अपना चुनाव भी गंवा देता। बार बार लाभों पर विचार करने के बाद आकाशराज ने अंततः डिस्क सरणी को छोड़ दिया। आकाशराज जैसे कई लोगों के विचार भी ऐसे ही थे। वेदी पर रखी सभी चक्राकार वस्तुएं अत्यंत उच्च स्तर की थीं। अगर वे किसी चीज पर बहुत ज्यादा समय और मेहनत लगा दें तो शायद उन्हें कुछ भी ना मिले। और यदि वे एक कमजोर डिस्क एरे चुनते हैं और उससे कुछ जानकारी प्राप्त करने में कामयाब होते हैं तो ये उनके लिए भी बहुत उपयोगी होगा। महान साम्राज्ञी के रहस्यवादी क्षेत्र की लगातार परीक्षणों, विकृत कठिनाइयों और विचित्रताओं ने इनमें से कई लोगों को पहले ही एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। वे अब लालची नहीं थे और वे केवल कुछ प्राप्त करना चाहते थे। केवल वही वास्तविक था। इस समय आदर्श और ज्योति भी अपनी डिस्क एरे का चयन कर रहे थे। आदर्श ने काले कवचधारी योद्धा को विशाल शैल राक्षस से लड़ते हुए बार बार देखा। भाले का वो प्रहार सचमुच जानलेवा क्यूई से भरा था। अंततः आदर्श ने भी उस डिस्क सरणी को छोड़ने का निर्णय लिया। आदर्श को अपने खिलाफ भारी बाधाओं का एहसास होते देख आकाशराज ने हंसते हुए कहा, क्यों? महान महारानी रहस्यवादी क्षेत्र ने आपको ग्रैंडमास्टर का दर्जा दिया था, फिर भी आप उस डिस्क सरणी को चुनने की हिम्मत नहीं कर सकते? आकाशराज ने चिढ़ाया। आदर्श ने आकाशराज की तरफ ठंडी नजरों से देखा। तभी ज्योति ने आदर्श से फुसफुसाते हुए कहा, आकाशराज तुम्हें उकसा रहा है, उसे नजरअंदाज करो। ये कुछ भी नहीं है। आदर्श ने अपना सिर हिलाया।
ये डिस्क सरणी अच्छी है, लेकिन ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। काले कवच वाले योद्धा ने चक्राकार चक्र में भाले का इस्तेमाल किया, जबकि आदर्श के पसंदीदा हथियार कृपाण और तलवार थे। स्वाभाविक रूप से उसने इन्हें नहीं चुना। आदर्श ने वेदी पर एक एक करके चक्रों की व्यवस्था शुरू की। विभिन्न छवियों को देखकर आदर्श का सिर हिल गया। जब उन्होंने एक निश्चित डिस्क सरणी को सक्रिय किया, तभी उन्हें एक बार फिर विशाल अप्राप्य सागर दिखाई दिया। अभेद्य सागर के ऊपर काले कवचधारी योद्धा, जो काले दुस्वप्न युद्ध घोड़े पर सवार था, एक बार फिर प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक लंबा भाला था और युद्ध का घोड़ा आग की लपटों के बीच आसमान में सरपट दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो शून्य को चीरता हुआ किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। काले कवच वाले योद्धा को देखकर आदर्श कांप उठा और उसने अपनी सांस रोक ली। और तभी समुद्र के ऊपर एक और आकृति प्रकट हुई। वो धीरे धीरे लहरों पर सवार होकर प्रकट हुई। वो व्यक्ति नीले वस्त्र पहने हुए था। उसके एक हाथ में लौकी और दूसरे हाथ में 5 फुट लंबी नीली तलवार थी। हा 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 हा! काले कवचधारी योद्धा को देखकर नीला वस्त्रधारी व्यक्ति जोर से हंस पड़ा। उसकी इस अनियंत्रित हंसी से जल की लहरें अस्त व्यस्त हो गईं। काले कवच वाला योद्धा रुक गया। वो अपने युद्ध घोड़े से उतरा और नीले वस्त्र वाले व्यक्ति की ओर देखने लगा। इसके बाद बिना एक शब्द कहे 100 नीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उस पर हमला किया। उसकी लंबी तलवार सीटी बजाती हुई आकाश में चमकती हुई एक नीली चमक काले कवचधारी योद्धा की ओर उड़ी। वो तलवार चाल। तलवार को बाहर निकलता देख आदर्श अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। उसके दिमाग में एक कौंध सी उठी। ये तलवारबाजी की तकनीक कुछ ऐसी थी जो उसने पहले भी देखी थी। तलवार की किरण ने दुनिया को चीर डाला। वहां मौजूद सभी साधकों के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें अपनी जान पर खतरा होने का गहरा एहसास हुआ। जिस क्षण तलवार निकली, उन्हें लगा जैसे उनके शरीर में कोई रुकावट आ गई हो। उनकी सांसें और धड़कनें रुक गईं। ऐसा लगा मानो तलवार का वार बिजली के झटके जैसा हो। आदर्श की प्रतिक्रिया बाकियों से अलग थी। वो बेवजह सदमे में था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ गायब हो गया था। बस बिजली की एक नीली चमक रह गई, जो दुनिया में बस एक ही चीज थी। ऐसा प्रतीत होता था कि तलवार की किरण अंतरिक्ष और समय की सीमाओं को तोड़कर प्राचीन युग की शून्यता से आ रही थी। शुद्ध यांग तलवार महल। आदर्श के मन में तलवार का वो हमला आया था जिसने शुद्ध यांग तलवार महल के बाहर एक अलग दुनिया बना दी थी। ये हमला इस हमले जैसा ही लग रहा था। बस शुद्ध यांग तलवार महल पर तलवार का हमला और भी भयानक था। ये और भी विशाल था, मानो ये ब्रह्मांड का सर्वोच्च नियम हो। जब आदर्श को इसका एहसास हुआ तो उसने अपनी उंगली पर अंतरिक्षीय अंगूठी से एक छोटी सी कंपन महसूस की। एक रहस्यमय लेकिन प्राचीन तीव्र अनुभूति ने आदर्श की उंगली से उसके रक्त प्रवाह में ठंडक फैला दी। आदर्श जानता था कि यह तलवार का इरादा था, और यह तलवार का इरादा उसके अंतरस्थानिक रिंग में टूटी हुई तलवार से आ रहा था। जब आदर्श ने शुद्ध यांग तलवार महल में प्रवेश किया तो उसे जंग लगी टूटी हुई तलवार मिली थी, और उसे संदेह था कि इसे शुद्ध यांग तलवार महल के मालिक ने पीछे छोड़ दिया था। आदर्श का मानना था कि उसके अलावा किसी ने भी पहले शुद्ध यांग तलवार महल नहीं खोला था। नीले वस्त्र पहने व्यक्ति के तलवार के वार में शुद्ध यांग तलवार महल के मालिक के वार का आकर्षण क्यों था? ये तो नहीं हो सकता कि नीला वस्त्र पहने वो व्यक्ति शुद्ध यांग तलवार महल के मालिक का शिष्य था, है ना? आदर्श ने सिर हिलाया। यह असंभव था। शुद्ध यांग तलवार महल का मालिक स्वर्गयुग दुनिया से नहीं था। वो किसी दूसरी दुनिया से आया था और उसके अस्तित्व का दायरा बहुत ऊंचा था। तो वो स्वर्गयुग दुनिया के किसी शिष्य को कैसे अपने यहां ले सकता था? फिर इस नीले वस्त्रधारी तलवारबाज को शुद्ध यांग तलवार महल के मालिक के तलवार के हमले का पता कैसे चला? ये नीला वस्त्रधारी तलवारबाज कौन था? ऐतिहासिक रूप से प्राचीन महान महारानी के समय के आसपास के युग में आदर्श को इस नीला वस्त्रधारी तलवारबाज का कोई भी अभिलेख याद नहीं था। सिर्फ आदर्श ही नहीं, आकाश राज और अन्य लोग भी महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में डिस्क सरणियों को लेकर उत्सुक थे। डिस्क सरणियों में दर्ज घटनाएं किस युग में घटित हुई थीं? क्या ये वास्तव में स्वर्गयुग दुनिया थी? प्राचीन काल में इतने सारे विशेषज्ञ क्यों थे? काले कवच वाला योद्धा पहले से ही काफी विकृत था, और नीले वस्त्र पहने तलवारबाज की ताकत काले कवच वाले योद्धा की तुलना में अस्पष्ट रूप से अधिक प्रतीत हो रही थी। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। इतिहास की किताबों में ऐसे भयानक अस्तित्वों का जिक्र न होने का कोई कारण नहीं था। इस क्षण डिस्क सरणी से छवियां गायब हो गई थीं। आकाश राज और अन्य सभी ने तलवार के हमले का आतंक महसूस किया, हालांकि ये सिर्फ एक छवि थी। तलवार की किरण गायब होते ही सभी ने सांस छोड़ी। आकाश राज ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। वो तलवार चलाने में भी माहिर था। डिस्क सरणी में मौजूद चित्र ऐसी चीजें थीं जिनका वो बेसब्री से इंतजार करता था। अगर वो ऐसा हमला कर पाता तो शेंतु परिवार के मुखिया का पद कुछ भी नहीं था। पूरा स्वर्गयुग संसार आसानी से उसके हाथ में आ जाता। चाहे लिन परिवार हो या आदर्श, वो सबको तबाह कर सकता था।
वो ज्योति को भी अपनी दासी बना सकता था। बेशक ये सिर्फ उसकी सोच थी। आकाश राज उसकी क्षमता जानता था। वो डिस्क व्यू के तलवार के हमले की समझ हासिल करने में कतई सक्षम नहीं था। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि आदर्श ने वो डिस्क एरे उठा लिया जो उसने पहले नीचे रखा था। आदर्श द्वारा उसे अपने पास रखते देख आकाश राज दंग रह गया। बाकी लोग भी आश्चर्य से आदर्श को देखने लगे। आदर्श क्या कर रहा था? क्या वो डिस्क एरे लेना चाहता था? आदर्श आप? ज्योति भी आदर्श के चुनाव से चिंतित थी। उसने भी डिस्क एरे में चित्र देखे थे। उसे लगा कि अपनी समझ से उसके लिए चित्रों से कुछ भी सीखना बहुत मुश्किल होगा। आदर्श भले ही उत्कृष्ट रहे हों, लेकिन उनकी मार्शल आर्ट की क्षमता सीमित थी। क्या उस डिस्क व्यू रचना में उनकी कोई विशेष अंतर्दृष्टि रही होगी? ज्योति जानती थी कि आदर्श आमतौर पर ऐसा कुछ नहीं करेगा जिस पर उसे भरोसा न हो, और अगर ऐसा था तो ज्योति को यह कल्पना करना थोड़ा मुश्किल लगा। ये बच्चा फिर कुछ करने की फिराक में है। आकाश राज ने भौहें चढ़ाईं। आदर्श की वजह से वो पहले ही नर्वस ब्रेकडाउन के कगार पर पहुंच चुका था। आदर्श की हर हरकत से उसे एक अशुभ एहसास होता था। और क्या कर रहा होगा? ये बच्चा तो पागल हो गया होगा। आकाश राज के अलावा आकाश राज के कुछ अनुयायी भी उपहास कर रहे थे। उनके अनुसार आदर्श ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त कर ली होगी, जो प्रभावशाली लग रही थी, लेकिन वो अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास ये उपाधि थी। इसके अलावा ज्योति भी थी जिसने आत्मा प्राप्त की थी। यहां तक कि ज्योति में भी इतनी कठिन डिस्क सरणी चुनने का साहस नहीं था। आदर्श बहुत अहंकारी हो रहा था। हालांकि उनकी बातें सुनकर आकाश राज और भी ज्यादा उदासी हो गया। अगर आदर्श इतना मूर्ख था तो क्या वो इतनी दूर आ सकता था? स्पष्टतः वो ऐसा नहीं था। आकाश राज और आदर्श के बीच हुए टकरावों में वैभव दिव्य साम्राज्य में आदर्श पर आकाश राज की विजय के अलावा उसे स्वर्गयुग दुनिया में आदर्श से बार बार असफलताएं मिली। उजाड़ स्वर्ग तकनीक, चाय सत्र, अवशेष परीक्षण और अब महान महारानी रहस्यवादी क्षेत्र। इससे पहले उसने आदर्श को नीची नजर से देखा था और इससे उसे कष्ट उठाना पड़ा था। आदर्श के पास अनगिनत अजीबोगरीब तरीके थे जिससे आकाश राज को उसे संभालने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अब आकाश राज एक डरे हुए पक्षी की तरह था जो धनुष की डोरी की झनकार से ही चौंक जाता था। आदर्श स्पष्ट रूप से उससे बहुत कमजोर था, लेकिन आदर्श की हर हरकत से आकाश राज की पलकें झपक जाती थीं और वे उसे चिंतित कर देती थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे ने डिस्क सरणी में कुछ खोज लिया हो? आकाश राज के दृष्टिकोण से आदर्श न केवल धोखेबाज था, बल्कि महान महारानी का रहस्यवादी क्षेत्र जालों से भरा हुआ था। इसलिए अंधविश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति अंततः कष्ट ही उठाता था। कौन जानता था कि महान साम्राज्ञी रहस्यवादी क्षेत्र ने डिस्क सरणियों में कुछ छिपाकर रखा था? ये संभव था कि प्राचीन महान साम्राज्ञी उनके साहस की परीक्षा ले रही थीं। ये इस बात की परीक्षा हो सकती थी कि क्या वे प्राचीन महान सम्राटों के दबाव और आभा का सामना करने के लिए पर्याप्त साहसी हैं। इन विचारों को मन में रखते हुए आकाश राज को लगा कि उसका दिमाग गड़बड़ा गया है। नीले वस्त्र पहने तलवारबाज का चक्राकार व्यू आदर्श ने ले लिया था, इसलिए अब वो उसे चुन नहीं सकता था। उसकी नजर एक बार फिर उस चक्राकार व्यू पर पड़ी जिस पर काले कवचधारी योद्धा सवार था और जो दुःस्वप्न राक्षस पर सवार था। ये डिस्क सरणी। शुरुआत में आकाश राज को इस चक्र समूह को चुनने की इच्छा हुई, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। अब आदर्श को नीले वस्त्रधारी तलवारबाज का चक्र समूह चुनते देख आकाश राज एक बार फिर ललचा गया। अगर डिस्क एरे चुनना वाकई हिम्मत की परीक्षा थी तो उसे इस पर दांव लगाना ही था। हो सकता है कि उसकी बाजी किस्मत से लग जाए। अगर वो अपनी शर्त में कामयाब नहीं होता तो ये एक ऐसी चीज थी जिसे वो वहन कर सकता था। आखिरकार वो कोई और डिस्क एरे चुन सकता था। ये विचार उसके मन में आया और वो तेजी से खरपतवार की तरह बढ़ने लगा। लोग अक्सर छोटी छोटी बाजी लगाकर ज्यादा मुनाफा कमाने की उम्मीद रखते हैं। वॉरियर्स भी इसका अपवाद नहीं थे। इस समय आकाश राज एक जुगारी की तरह था। वो अनिर्णय की स्थिति में काले कवचधारी योद्धा की चक्राकार संरचना को देख रहा था। क्यों? महान महारानी रहस्यवादी क्षेत्र ने आपको नाइट का दर्जा दिया था, फिर भी आप उस डिस्क सरणी को चुनने की हिम्मत नहीं कर पाए? आदर्श की आवाज अचानक आकाश राज के कानों में गूंजी। आकाश राज का चेहरा उतर गया। ये शब्द उसने अभी कुछ देर पहले ही आदर्श से कहे थे। अब आदर्श ने बस एक शब्द बदलकर उस पर इस्तेमाल कर दिया था। मुझे उकसा रहे हो? आकाश राज हंसा। जितना ज्यादा उसे उकसाया जा रहा था उतना ही उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। आदर्श ने जरूर कुछ देखा होगा। हो सकता है उसका उकसाना उसे छिपाने का एक तरीका रहा हो। हालांकि आकाश राज ने फिर भी सोच समझकर फैसला लिया। उसने दोनों में से एक डिस्क एरे चुन लिया था, दूसरी को लेकर वो अभी भी झिझक रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया आदर्श ने दूसरी डिस्क सरणी भी चुन ली। ये डिस्क सरणी उतनी चौंकाने वाली नहीं थी। ये बस एक डिस्क सरणी थी जो शुद्ध यांग नियमों को प्रदर्शित करती थी। डिस्क सरणी के नियम आदर्श के लिए बहुत प्रेरक होंगे। ज्यादातर लोग पहले ही अपना चुनाव कर चुके थे।
आकाशराज, जिन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, ने काफी ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही समय लगभग समाप्त होने वाला था, महान महारानी रहस्यवादी क्षेत्र की ठंडी आवाज एक बार फिर गूंजी, वेदी 30 सेकंड में बंद हो जाएगी। बस 30 सेकंड बचे थे। आकाशराज ने दांत पीसकर उन कुछ डिस्क एरे को देखा जिन पर उसकी नजर पहले पड़ी थी। 10 सेकंड से भी कम समय बचा था। आकाशराज ने दृढ़ निश्चय के साथ काले कवच वाली डिस्क एरे को अपने पास रखा। हो सकता है कि उसे इस डिस्क एरे को चुनने का पछतावा हुआ हो, लेकिन अगर उसने इसे नहीं चुना होता तो उसे तुरंत पछतावा होता। आज के जमाने में जो बच गए वो साहसी थे और जो भूखे मर गए वो विनम्र। उसने जिंदगी में ज्यादा बड़े दांव नहीं लगाए। अगर उसने ये दांव नहीं लगाया होता तो शायद वो एक बड़ा मौका गंवा देता। युवा स्वामी, आप। आकाशराज के सभी अनुचर घबरा गए। आकाशराज ने असल में डिस्क एरे ही चुना था जो इतना मुश्किल था। आदर्श ने आश्चर्य से आकाशराज की ओर देखा। ये आदमी क्या सोच रहा था? क्या उसने वो डिस्क एरे इसलिए चुना क्योंकि मैंने एक बहुत ही मुश्किल डिस्क एरे चुना था? आकाशराज की पसंद देखकर अन्य लोग दंग रह गए। आकाशराज क्या कर रहा है? आकाशराज और आदर्श दोनों ने शीर्षस्थ महान सम्राटों के बीच युद्ध की एक डिस्क सरणी चुनी है। क्या वे दोनों पागल हैं? उपस्थित कई साधकों ने ज्योति की श्रेष्ठता स्वीकार की, लेकिन आदर्श की तुलना में उन्हें लगा कि वे उससे थोड़े ही कमजोर हैं, और आकाशराज की तुलना में बाकी सभी को शूरवीर का दर्जा प्राप्त था, इसलिए किसी को भी ये विश्वास नहीं था कि दूसरा बेहतर है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आकाशराज और आदर्श ने वो डिस्क एरे चुनी थी जिन्हें छूने की भी उनकी हिम्मत नहीं थी। वे दोनों पूरी तरह से पागल हो गए थे। उन्हें कष्ट सहना पड़ेगा। उन दो डिस्क सरणियों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, केवल अद्वितीय महान सम्राटों के दबाव को सहना असंभव है। अपनी क्षमता से अधिक काटने की कोशिश में उन्हें निश्चित रूप से कष्ट सहना पड़ेगा। लोगों ने आवाजों के जरिए इस पर चर्चा की। कई लोगों के विचार एक जैसे थे। वे सभी आकाशराज और आदर्श की असफलता का इंतजार कर रहे थे। और इसी क्षण वेदी से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली। जल्द ही एक गड़गड़ाहट की आवाज हुई और पूरी वेदी नीचे की ओर डूब गई। साधकों को बस एक चमकती हुई रोशनी महसूस हुई और अंतरिक्ष समय के ताने बाने में एक विकृति का एहसास हुआ। जब उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोली तो उन्हें एहसास हुआ कि वे एक स्वतंत्र स्थान में अकेले थे। चारों ओर देखने पर पता चला कि वहां कोई नहीं था। वे अकेले थे। वे सभी एक दूसरे से अलग थलग हो गए थे। आगे सोचने पर यह आश्चर्यजनक नहीं लगा। पहले स्तर में प्रवेश कर चुके साधकों को 2 चक्र समूह लेने की अनुमति थी, जिसका अर्थ था कि वे दोनों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास कर सकते थे। यदि उनमें से कई एक साथ होते तो वे आपस में चक्र समूहों का आदान प्रदान कर सकते थे। यदि ऐसा होता तो तथाकथित विकल्प अपना अर्थ खो देता। इस समय आदर्श को भी एक स्वतंत्र स्थान पर भेज दिया गया था। हालांकि उसके सामने जो कुछ था वो बाकियों से अलग था। जिस स्वतंत्र जगह में वो बैठा था उसके ऊपर बाहर की ओर एक दरवाजा था। आदर्श ने ऊपर देखा तो उसे दरवाजे के बाहर एक इंद्रधनुषी सी सीढ़ी दिखाई दी जो एक ऊंची जगह की ओर जाती थी। सीढ़ियों के अंत में लगभग हथेली के आकार का एक दरवाजा था। दरवाजे से सफेद रोशनी की किरणें निकल रही थीं। ये स्पष्ट रूप से ईश्वरीय आगमन मीनार की दूसरी मंजिल का प्रवेश द्वार था। ईश्वरीय आगमन मीनार की दूसरी मंजिल। आदर्श ने आंखें सिकोड़ लीं। ईश्वरीय आगमन मीनार के पहले स्तर पर साधकों को 2 डिस्क एरे चुनने का मौका था, जिससे उन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सके। ईश्वरीय आगमन मीनार के दूसरे स्तर पर क्या था? चूंकि उसे पहले ही ग्रैंड मास्टर का मूल्यांकन मिल चुका था, इसलिए वो दूसरे स्तर में प्रवेश कर सकता था। ये ऐसा कुछ नहीं था जिसे आदर्श चूक जाता। समग्र व्यवस्था करने से पहले उन्हें यह देखना था कि प्रत्येक स्तर पर क्या संसाधन उपलब्ध हैं। आदर्श ने दोनों डिस्क एरे संभाले रखे। वो अकेले ही सीढ़ियों से ऊपर गया। जब वो सीढ़ियों के अंत में पहुंचा तो दूसरी मंजिल के दरवाजे के बाहर का दृश्य देखकर वो दंग रह गया। दूसरे तल का दरवाजा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन दरवाजे के पार उजाड़ भूमि से भरी एक विशाल दुनिया थी। उजाड़ जमीन का विस्तृत विस्तार हरी घास और काली चट्टानों से ढका हुआ था। ये क्षितिज तक फैला हुआ था। वीरान जमीन पर सफेद बादल लहरा रहे थे। दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण बादल नीचे लटके हुए लग रहे थे। उसे बादलों के बीच से उड़ते हुए कुछ अनजान वीरान जानवर धुंधले से दिखाई दे रहे थे। ये ईश्वरीय आगमन मीनार का दूसरा स्तर है। आदर्श हैरान रह गया। ये तो किसी दूसरी दुनिया जैसा लग रहा था। आदर्श ने सोचा कि ये एक भ्रम है, लेकिन जब उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि पर ध्यान दिया तो उसे एहसास हुआ कि उसके चारों ओर सब कुछ वास्तविक था। खासकर आकाश में उड़ते हुए वीरान जानवर, जिनके शरीर से निकलने वाले ऊर्जा के उतार चढ़ाव से ऐसा लगता था कि वे ऊर्जा क्रिस्टलों से चलने वाली कठपुतलियां नहीं हैं। वे असली हाड़ मांस से बने शरीर हैं। जीवित उजाड़ जानवर। आदर्श को ये अविश्वसनीय लगा। महान महारानी के रहस्यमय साम्राज्य के निर्माण के क्षण से लेकर इतने लंबे समय तक जीवित रहने वाला एक भी उजाड़ जानवर नहीं था, जब तक कि ये दुनिया इतनी विस्तृत न हो कि इसमें निराश्रित जानवर पनप सकें और संतान पैदा कर सकें।
ये जानकर आदर्श बेवजह घबरा गया। प्राचीन महान महारानी ने ईश्वर के आगमन टॉवर में इतनी बड़ी दुनिया क्यों डाल दी? या क्या ये हो सकता है कि ईश्वरीय आगमन मीनार का दूसरा स्तर का दरवाजा किसी अन्य दुनिया का एक स्थानिक आयामी प्रवेश द्वार मात्र था? तो फिर ये दुनिया कहाँ थी? क्या ये अभी भी स्वर्गयुग दुनिया थी? चाहे प्राचीन महान महारानी ने कोई भी तरीका अपनाया हो, आदर्श को वो अविश्वसनीय लगा। वो सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी को उलटने की क्षमता रखती थी। आदर्श दूसरी मंजिल के प्रवेश द्वार से नीचे कूदा। उसका शरीर टूटते तारे की तरह नीचे की ओर हिल रहा था और हवा उसके कानों के पास से सीटी बजा रही थी। दूर दूर तक आदर्श पहाड़ों में छिपे हुए बेसहारा जानवरों को देख सकता था। उसे अचानक एहसास हुआ कि ईश्वरीय आगमन मीनार का दूसरा तल शायद प्रशिक्षण का स्थान हो सकता है। पहले स्तर पर डिस्क सरणियां प्राप्त की गईं और दूसरे स्तर पर उन्हें समझ हासिल करनी थी और साधना करनी थी। और उजाड़ मैदानों में असंख्य संख्या में मौजूद बेसहारा जानवर वास्तविक युद्ध का लक्ष्य थे। क्या समृद्ध स्वर्ग पृथ्वी युवान क्यूई? जब आदर्श जमीन पर उतरा तो उसने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसके शरीर का हर रोम खुल गया है। ये बेहद आरामदायक था। उसने अपने आसपास का जायजा लिया। वो इस समय एक चट्टान पर था। ये चट्टान लगभग 1000 फीट ऊंची थी। आदर्श ने चट्टान से नीचे देखा और उसने नीचे बादलों को इकट्ठा होते देखा। चट्टान के आधे ऊपर एक चट्टानी गुफा थी। आदर्श नीचे कूदा और हवा में लगातार अपने शरीर को ऊपर उठाता रहा। किसी उड़ते हुए बाज की तरह वो चट्टानी गुफा में उतरा। आदर्श पालथी मारकर बैठ गया और उसने पहले स्तर से प्राप्त 2 डिस्क सरणियां निकाली और उन्हें अपने दोनों घुटनों के ऊपर रख दिया। उनमें ऊर्जा का इंजेक्शन लगाने से डिस्क सरणियों में दृश्य धीरे धीरे प्रकट होने लगे। विशाल अभेद्य सागर और नीले वस्त्रधारी तलवारबाज और काले कवचधारी योद्धा के बीच युद्ध। आदर्श पानी की सतह के ऊपर उन 2 लोगों को घूरता रहा। दोनों अद्वितीय महान सम्राट समान रूप से रहस्यमय और समान रूप से शक्तिशाली थे। आदर्श को न तो पता था कि वे क्यों लड़ रहे थे और न ही उसे पता था कि इसके पीछे क्या इतिहास छिपा था। हालांकि वो ये जरूर बता सकता था कि काले कवच वाला योद्धा और नीले वस्त्र पहने तलवारबाज आपस में नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उनके बीच जिंदगी और मौत की जंग चल रही थी। नीले वस्त्र पहने तलवारबाज अपरंपरागत और अनियंत्रित लग रहा था, लेकिन जब उसने काले कवच वाले योद्धा को देखा तो उसने जो हत्या की मंशा प्रकट की, उसने आदर्श को बहुत अधिक दबा दिया। एक तलवार का हमला दुनिया को काटने के लिए पर्याप्त था। आदर्श हैरान रह गया। हालांकि उसे तलवार दाव की असाधारण समझ थी, फिर भी उसके लिए इतनी प्रभावशाली तलवार की आभा को सहन करना मुश्किल था। यहां तक कि ज्योति भी शायद ही इसे सहन कर पाएगा। आदर्श की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो तलवार की किरण को सीधे नहीं देख सकता था, जिससे उसके लिए तलवार के हमले की गहराई का अंदाजा लगाना असंभव हो गया था। ये तलवार से किया गया हमला था जो आदर्श के दायरे से कहीं अधिक था। आदर्श की धड़कनें तेज हो गईं और उसका मुंह हाँफने लगा। जब तलवार की धार वार करती तो उसे ऐसा लगता जैसे उसकी छाती चीर दी गई हो। एक विचार के साथ आदर्श ने शुद्ध यांग तलवार महल की टूटी हुई तलवार को अपने अंतरस्थानिक रिंग से बाहर निकाला। वो पुराना और साधारण था, पर उस पर जंग लग गई थी, मानो उसे बहुत समय पहले जमीन में दबा दिया गया हो। उसे तो ऐसा भी लग रहा था कि जैसे वो उसे हाथ में लेकर सड़गलकर टूटकर बिखर जाएगा। टूटी हुई तलवार को पकड़े हुए टूटी हुई तलवार से आदर्श के शरीर में ठंडक फैल गई। आदर्श ने एक बार फिर डिस्क सरणी को सक्रिय किया। इस बार आदर्श अस्पष्ट रूप से अधिक शांत था। नीले वस्त्र पहने तलवारबाज के जबरदस्त हमले ने एक बार फिर अभेद्य सागर को 2 भागों में बांट दिया। आदर्श ने आंखें चौड़ी करके अपनी पुतलियां सिकोड़ लीं और हमले के पीछे छिपी गहराई को समझने की पूरी कोशिश की। तलवार की किरण उसकी आंखों में सुई चुभने की तरह चुभ रही थी, लेकिन फिर भी आदर्श घूरता रहा और उसे देखने की पूरी कोशिश करता रहा। वो उस तलवार के वार में तलवार की गहराई को स्पष्ट रूप से देखना चाहता था। आदर्श ईश्वरीय आगमन मीनार के दूसरे स्तर पर पहुंच गया है, जो एक जीवित उजाड़ दुनिया प्रतीत होता है, लेकिन सबसे पहले वह नीले वस्त्रधारी तलवारबाज की डिस्क सरणी से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। टूटी हुई तलवार की मदद से क्या आदर्श उस असाधारण तलवार चाल के रहस्य को उजागर कर पाएगा?